court is supreme but not infallible. So what does he mean by this statement was actually the infallibility of judges. The judges are not infallible. After all, they are also humans. उनकी भी कुछ वीकनेस होती है, उनके भी कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, एक आइडियोलॉजी होती है, एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी से उनका इमोशनली या आइडियोलॉजिकली वो कनेक्ट उससे हो सकते हैं. तो इंडिया में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है द प्रोसेस बाय विच वी अपॉइंट जजेस. हम जजेस को अपॉइंट कर कैसे रहे हैं. और ये जो मामला है ये अभी करंट न्यूज में काफी ट्रेंडिंग भी है. तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ये ट्रेंडिंग क्यों है, इंडिया में जजेस सेलेक्ट होते कैसे हैं, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, एनजे क्या था. ये पूरी आज बात को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के नजरिए से अगर हम ये देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आइए शुरू करते हैं. मैं खुशहाल पांडे, सिविल पांडा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ. स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये मामला न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में बना क्यों हुआ है. एक्चुअली जो एनजेक को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने पुल डाउन किया था, जिसको भी हम आगे वीडियो में देखने भी वाले हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हुए जो हमारे अभी नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो था ये जो घटना थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने एनजेक को पुल डाउन किया था, ये अनपैरेलल था इन द डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. यानी ये काफी कड़े शब्दों में उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था, है ना. तो पहली बात तो ये थी कि वाइस प्रेसिडेंट अगर किसी मुद्दे पर वो बोल रहे हैं यहाँ पर, तो वो अपने आप न्यूज में ट्रेंड में आ जाता है. दूसरी बात, एक हमारे जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी उसको सपोर्ट करते हुए जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके ओपेकनेस पे क्वेश्चन खड़े किए. कॉलेजियम सिस्टम जो होता है काफी ओपेक होता है, सेम कि हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं कॉलेजियम क्या होता है. तो ये दोनों जो स्टेटमेंट थे, एक तो यही कारण था कि इनकी वजह से वो ट्रेंडिंग में आया टॉपिक. दूसरा क्या है कि दिसंबर में एक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ, एनजेक बिल 2022, इसे पास किया था सीपीआई-एम के एमपी हैं विकास रंजन, उन्होंने उसको पास किया और इसको काफी ज्यादा वॉइस सपोर्ट मिला था राज्यसभा में. तो तीसरा कारण यह था जिसकी वजह से ये पूरा न्यूज ट्रेंडिंग में रही. तो आइए समझते हैं हम कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रोविजन करता है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, एनजेक क्या है और आगे क्या होना चाहिए. तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन के दो प्रोविजन है, एक तो है आर्टिकल 124(2) जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की, और दूसरा है आर्टिकल 217 जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस की. इन दोनों में जो बात दे रखी है वो सीधा क्लियर कट लिखा है कि जजेस विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. जजेस को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, और बस उसको एक कंसल्टेशन करना होगा, यहाँ पे कंसल्टेशन उसको यहाँ पर करना होगा उन जजेस से जिनको भी वो डीम करे फिट इसके लिए. सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही मे थिंक इज नीडेड. जिसको भी वो सोचेगा कि मुझे इनसे डिस्कस करना चाहिए, उन जजेस से वो यहाँ पे डिस्कस कर सकता है. जनरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ से निकल के आते हैं कि उनसे उसको डिस्कशन करना होगा. सारी जो बात शुरू होती है वो यहीं से होती है. जो वर्ड है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो करता है कंसल्टेशन. कंसल्टेशन एक्चुअली में होने क्या वाला है, कंसल्टेशन एक्चुअली में होने वाला क्या वाला है. शुरू से ये क्वेश्चन सामने था कि क्या ये कंसल्टेशन कॉन्करेंस के लिए वो करेगा, क्या ये कंसल्टेशन विल अमाउंट टू कॉन्करेंस, क्या ये कॉन्करेंस होना चाहिए, जो जजेस से कंसल्ट करने वाला है प्रेसिडेंट, क्या उनकी सहमति जरूरी है, क्या वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे. तो पहला तो क्वेश्चन यही था, है ना. तो अगर देखिए वो बाइंडिंग हो गया तो फिर जो अपॉइंटमेंट की पावर है वो किसके पास चली जाएगी, जुडिशरी के पास. अगर वो बाइंडिंग नहीं है तो पावर किसके पास रहेगी, एग्जीक्यूटिव के पास. तो ये बड़ा क्वेश्चन था ना. देखिए पहले मैं आपको एक और इस पे किस्सा बताता हूँ. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठे थे, उनको पता था कि ये वाली बात आगे राइज होने वाली है. तो डॉक्टर अंबेडकर के सामने भी ये क्वेश्चन उठ के आया था कि ये कंसल्टेशन क्या अमाउंट करेगा. कई सारे जो लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस वक्त के इंटेलेक्चुअल्स जो लोग थे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को ये राय दी थी कि जो सीजेआई ऑफ इंडिया रहेगा, जो सीजेआई रहेगा, उससे जो कंसल्टेशन होने वाली है प्रेसिडेंट की, इट शुड बी अमाउंटेड टू कॉन्करेंस, वो कॉन्करेंस होनी चाहिए. इसके जवाब में बड़ी अच्छी तरीके से आप अगर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो उनकी जो डिबेट्स है, उसकी जो रिकॉर्डेड फाइल्स है, उनमें क्लियर कट लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने वहां पर बोला था कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि सीजेआई का कॉन्करेंस जरूरी होना चाहिए इस वाले मैटर में, वो दो चीजें सोच रहे हैं कि एक तो सीजेआई क्या है, बहुत ही साउंड जस्टिस वाला आदमी होगा
दूसरी बात क्या है, वो हमेशा क्या रहेगा, इम्पार्शियल रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, इम्पार्शियल रहेगा। ठीक है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सीजेआई इज लाइक अस, सीजेआई इज लाइक अस, ही इज ऑल्सो द मैन विथ ऑल द फेलिंग्स, वो भी सभी फेलिंग्स के संग आदमी है। मतलब उनमें वो भी क्या होगा, सेंटिमेंटल होंगे कई चीज में, तो सीजेआई हैं वो भी हो सकता है कि वो सेंटिमेंटल होंगे। दूसरे क्या होंगे, वो भी प्रेजुडाइज्ड हो सकते हैं कई चीजों के लिए, वो भी क्या हो सकते हैं, प्रेजुडाइज्ड हो सकते हैं कई चीजों को लेकर के। तो ऐसे में सीजेआई पे सब कुछ छोड़ देना बहुत सही नहीं रहेगा। देखिए ये बात क्लियर कट इम्प्लाई करती है डॉक्टर अंबेडकर की कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या चाहती थी कि जो जजेस को अपॉइंट करने का पावर है वो एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में रहे। तो वैसे भी डॉक्टर अंबेडकर जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट सुप्रीमेसी वाली थ्योरी है उसको काफी ज्यादा अच्छा मानते थे। तो यहाँ पर सीधा सट हम समझ सकते हैं, सीधी सीधी बात ये समझ सकते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका तो स्टैंड यही था कि ये कंसल्टेशन केवल एक फॉर्मल कंसल्टेशन होना चाहिए। लेकिन देखते हैं ओवर द पीरियड इस पर क्या बात हुई, जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो क्या बात हुई। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये वाली बात हमेशा थी इससे थी कि कंसल्टेशन क्या कॉन्करेंस होगा, क्या कॉन्करेंस नहीं होगा, तो इस पे बात गई सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी बात सोल्व करने के लिए बातें पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़े फेमस केसेस हुए हैं, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, और तीनों जज केस में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इस पे थोड़ा थोड़ा अलग रहा है। और जो स्टैंड रहा है, जो उन्होंने जस्टिस डिलीवर किया है, जो डिसीजन इसमें दिए हैं, वही ओवर द ईयर्स कॉलेजियम वाली जो प्रोसेस है, कॉलेजियम जो सिस्टम है उसको फॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं, जो पहला केस था फर्स्ट जज केस 1982 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो कंसल्टेशन है वो एक फॉर्मल कंसल्टेशन है, वो कहीं से भी कॉन्करेंस को अमाउंट नहीं करेगा। कंसल्टेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट एंड इट इज जनरल एक्सचेंज ऑफ व्यूज, ये केवल एक जनरल एक्सचेंज ऑफ व्यूज है। कुछ नाम जो रखे उनने प्रेसिडेंट ने, और उनको चीफ जस्टिस को बताएंगे कि भाई ये है, और चीफ जस्टिस उस पर एग्री हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, या नहीं भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उन्हीं को अपॉइंट एज अ जज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जज केस में ये जो बात थी ये किसके लिए सही थी, ये थी थोड़ी सी किसके हक में, ये थोड़ी सी फेवर में थी किसके, एग्जीक्यूटिव्स के। तो सेकंड जज केस आया 1993 वाला, तो इसमें दिखाया गया कि कंसल्टेशन इंप्लाइज कॉन्करेंस, ये थोड़ा सा मैटर दिखाने वाला था कि कंसल्टेशन किसको इंप्लाई करेगा, कॉन्करेंस। पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डीलिंग में एक और बात कही कि जो कंसल्टेशन है वो कॉन्करेंस तो है, पर कंसल्टेशन अकेला सीजेआई से नहीं है, अकेला सीजेआई, क्योंकि सीजेआई तो मैन ऑफ फेलिंग्स है जैसा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, हो सकता है, तो इसीलिए उनको जो सपोर्ट करेंगे वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस और रहेंगे, सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज जो रहेंगे, ये इनसे कंसल्ट करना होगा प्रेसिडेंट को कोई भी डिसीजन देने से पहले। तो यहाँ से धीरे धीरे थोड़ी सी देखिए आप पावर किसके पास जा रही है, जुडिशरी। फाइनली आता है थर्ड जज केस, फाइनली आता है थर्ड जज केस 1998 में। इसमें भी जो बात उन्होंने सेकंड जज केस में कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसी पे वो स्टैंड करते हैं और बोलते हैं कि जो कंसल्टेशन है वो कॉन्करेंस होगा, कंसल्टेशन कॉन्करेंस होगा, प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन करना ही पड़ेगा जो चीफ जस्टिस है, और वो कॉन्करेंस को अमाउंट करेगा। लेकिन जो पहले 2 जजेस उन्होंने कहा था, अब की बार वो बोलते हैं कि इट शुड कंसल्ट कॉलेजियम, एक कॉलेजियम होगा जिसमें कौन होंगे, सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, और सीनियर मोस्ट। तो ये जो होगा ये एक कॉलेजियम होगा, सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का। ये कॉलेजियम की जो भी राय होगी, जो भी कंसल्टेशन इनके संग होना है, वही वो अपनी राय टेंडर करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, और उसी के आधार पर प्रेसिडेंट को अगले जजेस को अपॉइंट करना होगा। ये देखिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन था। इससे क्या हुआ कि द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टेकन अवे फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बाय जुडिशरी, जुडिशरी ने जो जजेस को अपॉइंट करने की पावर एग्जीक्यूटिव के हाथ में थी वो अब अपने हाथ में ले ली। अब प्रेसिडेंट बाइंडिंग है किससे, कॉलेजियम, चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस से। ये प्लूरलिटी वाली बात है, तो वो जो डिसीजन देंगे वो उस पे प्रेसिडेंट को उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे एनजेक क्या है। ये तो था कॉलेजियम, यही सिस्टम था जो आज तक हमारे यहाँ फॉलो होता है, जैसे बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। उसके कुछ इश्यूज हैं, उसके कुछ इश्यूज हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये काफी ओपेक सिस्टम है, जजेस किसको अपॉइंट कर रहे हैं, ये जो कॉलेजियम में किसका नाम क्या कहते हैं ये पुट करता है फॉरवर्ड, कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वो नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है, इसके कोई सेट डेकोरम नहीं है कि किस तरीके से नाम अपॉइंट किया जाएगा, किस जज का नाम लिया जाएगा, कमरे के अंदर जो कॉलेजियम है वो क्या डिसीजन ले रहा है, ये बिल्कुल ओपेक प्रोसेस है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। ये इसलिए हमेशा क्वेश्चन में आता रहा है, ये हमेशा इस पे क्वेश्चन
उठते रहे हैं कि ये काफी ओपेक प्रोसेस हो चुका। इसी को आंसर करने के लिए एक ट्राई किया गया था 2014 में एनजेक बिल ला करके। 2014 में 99th अमेंडमेंट के थ्रू एक बिल आता है एनजेक बिल, और इसी में एक एक्ट बनता है एनजेक एक्ट। एनजेक क्या है? एनजेक एक कमीशन रहता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो जजेस को अपॉइंट करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि कॉलेजियम काफी ओपेक है, क्लियर नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये एक एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का ट्राई था एनजेक बना करके एक जजेस को अपॉइंट करने वाला कमीशन बनाया जाए, जो जजेस को मेरिट के आधार पे, उनके मेरिट के आधार पे क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो एनजेक जो कमीशन था, इसमें कौन कौन होने वाला था? देखिए, इसमें होने वाले थे सीजीआई, जो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी थे, तो सबसे पहले होने वाले थे सीजीआई। इसके अलावा टू सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के इसमें होने वाले थे। तीसरे थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये होंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर। इसके अलावा टू एमिनेंट पर्सन फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, और जो एक एमिनेंट पर्सन है उनको सिलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में कौन कौन होगा? उसमें अगेन सीजीआई होंगे, उसमें पीएम ऑफ इंडिया होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये तीनों लोग मिलकर एक मेंबर को रिकमेंड करेंगे कि इनको भी उसमें होना चाहिए। प्लस जो एक और एमिनेंट पर्सन होगा वो होना चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और वुमेन ग्रुप। क्योंकि हमने हमेशा से जो कॉलेजियम है उस पर यह भी सवाल उठते रहे हैं कि उसने हमेशा फेवर किया है किनको, एक तो मेल्स को टूवर्ड्स वुमेन्स। अगर आप जुडिशरी को समझेंगे भी अभी तक हमारे, तो अभी तक इंडिया में कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं रही है। केवल 8 जजेस हैं जो फीमेल जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बन पाई हैं। तो ये काफी क्वेश्चन करने वाले, काफी सरप्राइज करने वाले ये आंकड़े हैं हमारे सामने। तो ये वाले क्वेश्चन भी कॉलेजियम को हमेशा फेस करने पड़े हैं। इसलिए जो एक एमिनेंट पर्सन होगा वो एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटीज और वुमेन ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला होगा, ठीक है। तो ये 6 मेंबर बॉडी एक बनेगी जो अपॉइंट करेगी आगे जजेस को। तो ये वाली बात थी एनजेक इस तरीके से एक कमीशन बनेगा जो जजेस को अपॉइंट करा करेगा, ठीक है। लेकिन 2015 में क्या होता है? 2015 में स्कोरा करके एक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड करके, जो कि क्या करती है, केस फाइल कर देती है और बोलती है कि ये जो एनजेक है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को खराब कर रहा है। क्योंकि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो एक इंटीग्रल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जो चीज है, ये जजेस को अपॉइंट करने वाली पावर है, ये एग्जीक्यूटिव लेते जा रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव ले रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे सीधा तरीके का क्या है, एक अटैक है। और सुप्रीम कोर्ट इसको अपहेल्ड करती है और एनजेक को पुल डाउन कर देती है 2015, इसको पुल डाउन कर देती है। अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो जगदीप धनखड़ जी ने, अपने वाइस प्रेसिडेंट ने जो क्रिटिसाइज किया है, वो इस चीज को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने इस चीज को बताया है अनपैरेलल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डैमेज जो किया है, वो उन्होंने इस वाली बात के लिए बोला है, ठीक है। तो उसको पुल डाउन कर देती है। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि उस टाइम के जितने भी हमारे लीगल इंटेलेक्चुअल्स थे कंट्री में, उन सभी का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गोइंग टू पुल डाउन दिस एक्ट, क्योंकि ये काफी इस तरीके से बनाया गया था कि यहाँ पर देखिए चीफ जस्टिस भी थे, दो सीनियर मोस्ट जजेस भी यहाँ पर थे, जो एमिनेंट पर्सन आ रहे हैं उनकी सिलेक्शन कमेटी में भी चीफ जस्टिस थे, लीडर ऑफ अपोजिशन था। तो सीधी सीधी बात थी कि उनको ऐसा लगता था कि ये जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उस पर ये किसी तरीके का अटैक नहीं है। तो उन लोगों का ये मानना था कि इसको सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड रखेगा, इसको पुल डाउन नहीं करेगा। लेकिन वो सभी तब सरप्राइज हो जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट इसको अटैक मानता है उसकी इंडिपेंडेंस, और वो इसको पुल डाउन कर देता है। अगली उसमें हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉलेजियम में और एनजेक में मेजर डिफरेंस है क्या। देखिए, एनजेक जो है, एनजेक में सीधा सा कहा है कि चीफ जस्टिस इंडिया, देखिए चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं, उनको कॉलेजियम अभी जो सिलेक्ट करता है वो करता है सीनियर मोस्ट बेसिस पे। जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट में वो बनेगा अगला चीफ जस्टिस, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा हाई कोर्ट में वो बनेगा हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस। ये बात तो एनजेक ने भी एज इट इज सेम रखी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, वही हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनेगा। लेकिन जो अपॉइंटमेंट ऑफ जज है वो असली बात थी। देखिए, जो कॉलेजियम है वो किस तरीके से सिलेक्ट कर रहा है जजेस को, वो किसी को नहीं पता। वो बंद कमरे के अंदर होता है, किसी को नहीं पता कि किस तरीके से नाम लिए जाते हैं, पुल अप किए जाते हैं नाम, किस तरीके से रिकमेंडेशन बनाई जाती है और क्या उनका बेसिस रहता है सिलेक्शन का। लेकिन एनजेक में ये काफी क्लियर था कि वो एबिलिटी, मेरिट और अदर क्राइटेरिया जो स्पेसिफाइड किए गए हैं रेगुलेशन में, उन्हीं के बेसिस पे जजेस को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी एक तरीके से आप देखें तो मेरिट बेसिस जो था वो एनजेक था, जबकि
जो पता ही नहीं है, ओपेकनेस थोड़ी है, वो है कॉलेजियम सिस्टम। तो ये मेजर सिस्टम था, ये मेजर डिफरेंस था एनजेक में और कॉलेजियम। ठीक है, तो आगे देखते हैं इशू क्या है, एनजेक के संग असली इशू था क्या। देखिए कुछ इश्यूज थे, मैंने आपको बताया कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट उसको पुल डाउन कर देती है। इश्यूज एक्चुअली ये थे कि जो जुडिशरी है हमारी, उसका ये मानना था, इसमें एनजेक में एक प्रोविजन और था कि जो 6 मेंबर में से अगर कोई 2 मेंबर भी डिसीजन को बीटो कर देते हैं, किसी जज के सिलेक्शन की जो बात उठ रही है, जो क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है, उसको अगर बीटो कर दिया है किसी भी जज के नाम पर कि इसको नहीं बनाया जाएगा, 2 जनों ने बीटो उसको कर दिया, तो फिर उन जज को, तो फिर उस व्यक्ति को जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देखिए अभी हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में कैसे सेलेक्ट किया जाता है, हाई कोर्ट में भी एक कॉलेजियम सिस्टम चलता है। वहां पर प्रेसिडेंट को किसको कंसल्ट करना रहता है, तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस है। जबकि एनजेक में ऐसा नहीं था, एनजेक में एक ही वो कमीशन था, वही सुप्रीम कोर्ट और वही हाई कोर्ट के जजेस को सेम तरीके से सेलेक्ट करने वाला। ठीक है, तो ये बीटो वाली बात थी कि 2 जने मिलकर क्या कर सकते हैं, बीटो कर सकते हैं। उसके बाद उस पार्टिकुलर पर्सन को जज नहीं बनाया जाएगा, ना तो सुप्रीम कोर्ट का ना हाई कोर्ट का। तो जुडिशरी का ये मानना था कि ये जो बीटो पावर दी हुई है, तो जो 3 जो जज वाले हैं, 3 जो जुडिशरी के मेंबर है, सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, उनका तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। अगर कोई 2 पर्सन, मान लीजिए यूनियन मिनिस्टर और जो एमिनेंट पर्सन एक आ रहे हैं सिलेक्ट होकर, उनमें से एक जने ने मना कर दिया उस व्यक्ति को कि इसको जज नहीं बनाना चाहिए, तो फिर ये जजेस का तो यहाँ पे मतलब ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीटो पावर 2 जनों को दी गई है, तो उस पार्टिकुलर पर्सन को फिर जज नहीं बनाया जाएगा। तो ये बीटो जो थी, इसको सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये मानता है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे एक अटैक है। दूसरी बात जो एक काफी बात कही गई, वो कही गई कि ये जो अभी जजेस को अपॉइंट करने वाला है इंडिया में सिस्टम, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 124(2) के अंदर में, और आर्टिकल 217 के अंदर में ऑलरेडी प्रोवाइडेड किया गया है कि जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। क्योंकि कॉलेजियम कोई अलग सिस्टम तो है नहीं, कॉलेजियम तो ओवर द पीरियड डेवलप हुआ है, वो अकॉर्डेंस तो कॉन्स्टिट्यूशन के उन आर्टिकल्स से ही पाता है पावर अपनी। तो जब वो फोर्स में ऑलरेडी है, तो फिर आप अगला एक्ट बना करके उसको भी फोर्स में कैसे ला सकते हो। मतलब एक ही टाइम पर आर्टिकल 124(2) और आर्टिकल 217 भी फोर्स में होंगे और उसी टाइम पर एनजेक भी फोर्स में होगा, तो ये बात तो अपने आप में क्या हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी। अगर आपको चेंज करना है तो आप किस में करिए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल 124(2) और आर्टिकल 217 में चेंज करिए पहले, उसके बाद कोई आपको ऐसा कमीशन बनाना है तो बनाएंगे। तो एक ही टाइम पर 2 चीज फोर्स में नहीं हो सकती है, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में स्टेट करी थी। तो इन्हीं कारणों से क्या होता है, एनजेक को पुल डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे क्या होना चाहिए। देखिए जो कॉलेजियम है वाकई में काफी ओपेक प्रोसेस है और उस पर क्वेश्चन हमेशा उठते रहते हैं। तो अभी नीड ऑफ द आवर तो है कि कुछ ऐसा एनजेक जैसा एक कमीशन बनाया जाए। ठीक है, अगर जो हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी आर्टिकल 50 क्लियरली कहता है कि बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस बनाना चाहिए पावर का एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के। तो एनजेक जैसा कमीशन नीड ऑफ द आवर तो है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर है, वो भी काफी जरूरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो कमीशन बनना चाहिए, इसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट से एक एडवाइस ली जा सकती है कि वो किस तरीके का कमीशन बनवाने के लिए तैयार है, या क्या एक वे फॉरवर्ड हो सकता है जिसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलकर के कोई ऐसा समाधान, कोई रास्ता निकालें कि अगला एक कमीशन बने उससे, और वो जजेस की अपॉइंटमेंट को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाए, एबिलिटी और मेरिट पे जजेस क्या हो सके, सिलेक्ट हो सके। तो यही था पूरा इशू एनजेक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉलेजियम और एनजेक समझ में आया होगा और आगे ये आपकी कुछ हेल्प करेगा। इसी तरीके के वीडियोस और देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सिविल पांडा के यूट्यूब चैनल से।